हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और घटना चक्र की इस श्रृंखला में आज हमारा अगला टॉपिक है उद्देशिका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया अर्थात स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई है। तो जो उद्देशिका ही क्या है? प्रस्तावना है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अखंडता का अर्थ क्या है? यह कैसा एक विचार है? अगर कहा जाए तो एक भौगोलिक विचार है जिसका अर्थ क्या है कि भारत का कोई भी भूभाग या क्षेत्र भारत से अलग नहीं किया जा सकता या नहीं हो सकता। इसका अर्थ ही है अखंडता का। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। तो जो भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। अब हम जानते हैं कि प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब किसी बाह्य सत्ता के अधीन ना हो। जैसे किसी देश के साथ युद्ध करना है, संधि करना है, समझौता करना है, मतलब इस टाइप का कोई भी डिसीजन लेना है तो निर्णय लेने के लिए जो भारत सरकार या प्रधानमंत्री मतलब किसी सत्ता के अधीन नहीं है, वो स्वयं अपने डिसीजन ले सकता है। तो ये हुआ प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब बात आती है समाजवादी की। तो हमारा जो संविधान है यह गांधी व नेहरू के समाजवाद की बात करता है, मतलब अधिकारों की पूर्ति और यह समता मूलक एक समाज की बात करता है। मतलब ये जो समाजवाद है ये क्या कहता है कि अपने जो अधिकार हैं उनकी पूर्ति कैसे की जाए? शांतिपूर्ण ढंग से की जाए। अब है पंथनिरपेक्ष शब्द। तो हमने बात की प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, अब है पंथनिरपेक्ष। तो पंथनिरपेक्ष से पहले समाजवादी में एक बात और है, इसमें क्या है कि आय की विषमता को समाप्त करने की बात की गई है। मतलब ऐसी व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा, जैसे अमीर है तो अमीर क्या हो रहा है कि अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। तो अमीरी और गरीबी के बीच की इस ये जो खाई बढ़ रही है तो उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब अर्थात आय की जो विषमता है उसको समाप्त किया जाएगा। ये है समाजवादी में। अब बात आती है पंथनिरपेक्ष की। पंथनिरपेक्ष से आशय है कि एक ऐसा देश जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। पंथनिरपेक्ष का मतलब ऐसा कि एक ऐसा देश जिसका कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के लोगों को समान अवसर, समान सम्मान और समान विचारों का योगदान मतलब जो होगा उनका लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये पंथनिरपेक्ष की बात करते हैं। तो इसको कैसा देश कहा जाएगा? पंथनिरपेक्ष देश कहा जाएगा। तो भारत कैसा देश है? भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और सभी धर्मों को समान सम्मान भी मिलता है और अपने जो भी उनके धार्मिक कार्य हैं उनको कार्य करने की समान आज़ादी भी मिलती है। तो भारत हमारा कैसा देश है? पंथनिरपेक्ष देश है। अब है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है? एक ऐसी शासन प्रणाली जहां अंतिम शक्ति किसकी होगी? जनता की होगी। ऐसी शासन प्रणाली जहां अंतिम शक्ति जनता की होगी और जनता में निहित होगी। तो उसे क्या कहा जाएगा? लोकतंत्रात्मक देश। मतलब ऐसी शासन प्रणाली जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित होगी उसे कहा जाएगा लोकतंत्रात्मक देश।
जनता जो है अपने मत के माध्यम से जो सत्ता पर बैठे हुए जो लोग हैं तो उनको चुनाव की व्यवस्था है उसके माध्यम से उसको हटा भी सकती है। मतलब जनता तय करती है कि सत्ता में कौन आएगा। अब लोकतंत्र में दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जहाँ जनता जो है अपनी शक्तियों जो जनता है मतलब डायरेक्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में। और हमारा जो भारत है, भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मतलब जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सदन में भेजती है और जनता के जो प्रतिनिधि हैं जनता की शक्तियों का अंतिम रूप में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो उसे क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो भारत है वो किस टाइप का लोकतंत्र रखता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र रखता है। अब है गणराज्य। गणराज्य की बात करते हैं। तो गणराज्य का अर्थ है कि एक ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। तो एक ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष, गणराज्य का क्या अर्थ है? तो गणराज्य का अर्थ है कि एक ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, ऐसे देश को गणराज्य कहा जाता है। तो एक ऐसा देश जहाँ जितने जो भी सरकारी पद हैं, संवैधानिक पद हैं, तो सभी के लिए क्या होते हैं? वो खुले होते हैं, किसी के लिए आरक्षित नहीं होते हैं। तो ऐसा जो देश होता है उसको गणराज्य कहा जाता है। तो हमारा भारत कैसा है? भारत हमारा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में इसको घोषित किया गया है। अब इस संविधान की एक मिनट रुकिए। अब इस संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। अब 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? तो वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। तो संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित करती है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब ये 3 प्रकार के न्याय हैं क्या? तो चलिए समझते हैं। तो चलिए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि समाज में किसी व्यक्ति का महत्व क्यों है? व्यक्ति का महत्व इसलिए है कि वह व्यक्ति है, इसलिए, ना कि किसी पद, प्रतिष्ठा या हैसियत की वजह से, अर्थात यह जाति, धर्म, लिंग के आधार पर है। तो मतलब सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज में जो कोई व्यक्ति है तो उसका महत्व इसलिए है क्योंकि वह व्यक्ति है, व्यक्ति होने के नाते उसका महत्व है, ना कि वह पद प्रतिष्ठा की वजह से उसका महत्व है या किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर उसका महत्व है। तो सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है, जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का अंत, ये सब किया गया है। तो ये अब है आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय से क्या मतलब है? तो समाज में कोई ऐसा साधन, अब है ये क्या है? आर्थिक न्याय की हम बात करते हैं। तो समाज में कोई ऐसा साधन संपन्न मतलब वर्ग ना हो जो बहुसंख्यक, जो साधन विहीन है मतलब गरीब हैं, उन व्यक्तियों को शोषण करता हो। तो मतलब कहने का कि उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, इसकी बात इसमें की गई है। अब है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में कहा गया है कि जब शासन प्रशासन में सभी को कहा गया है कि शासन प्रशासन में मतलब जो भी व्यक्ति हैं उनको उनकी समान भागीदारी हो, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुआ। तो इस तरीके से इन तीनों की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। उद्देशिका क्या है? संविधान की विधिक निर्वचन में सहायक है। अब ये क्या कह रहा है? तो प्रस्तावना किसी विधेयक को मंजूरी देने के लिए विधायिका द्वारा किया गया एक क्या है? एक बयान है। तो यह मतलब कहने का कि यह किसी भी कानून की व्याख्या करने में एक सहायक है। तो जब भी किसी उसकी संविधान की व्याख्या करनी होती है तो किसको आधार माना जाता है? उद्देशिका को। तो इसीलिए कहा गया है कि उद्देशिका संविधान की विधिक निर्वचन में क्या है? सहायक है। अब किसने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं उसकी बात आगे की गई है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसको क्या कहा है?
इन्होंने कहा है उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी ने कहा है कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, और के.एम. मुंशी ने कहा है कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना मतलब उद्देशिका को संविधान का भाग कब माना गया, स्वीकार किया गया, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में इसको स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को संविधान का भाग कब स्वीकार किया गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसको स्वीकार किया गया। और इससे पूर्व मतलब जब इससे पहले एक केस और आया था, बेरुबाड़ीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन बाद में आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में, और प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का जो मामला था, उसमें उद्देशिका को प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। अगला है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। तो ये जो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाला बात था, तो उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा एक बार फिर पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका क्या है, संविधान का भाग है और पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। अगर स्टेटमेंट में कहीं किसी क्वेश्चन में आता है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मतलब क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो ये याद रखिएगा कि पंथ निरपेक्षता संविधान का क्या है, मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति कैसी है, तो पूछ सकता है, तो प्रकृति इसकी कैसी है, न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर मैं बात करूं विचार की, तो विचार का मतलब विचार क्या है, एक सोचना मतलब चिंतन मनन करना, यह एक ऐसी क्रिया है, एक आंतरिक क्रिया है। अभिव्यक्ति विचार को क्या करना, प्रकट करना, प्रस्तुत करना, यह कैसी एक बाह्य क्रिया हो गई। विश्वास मतलब किसी विचारधारा को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता, यह क्या हो गया, एक विश्वास हो गया। अब आती है धर्म की बात, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, तो धर्म हो गया। अब है उपासना है कि किसी धर्म की पूजा पद्धति एवं कर्मकांड विधान को मानने की स्वतंत्रता। तो ये हो गए इस तरीके से 5 प्रकार की क्या है, यह प्रस्तावना में ये स्वतंत्रता की बात की गई है और ये 5 प्रकार की हैं। तो कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता का तात्पर्य क्या है, समाज में व्यक्ति का सम्मान उसकी योग्यता और क्षमता के कारण प्राप्त होगा, ना कि किसी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर। तो अवसर की समता से अब क्या तात्पर्य है, तो मतलब भारत का जो प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में उत्थान मतलब उठने के लिए या उत्थान करने के लिए या अपना जो है सर्वांगीण विकास करने के लिए समान उसको क्या प्राप्त होंगे, अवसर प्राप्त होंगे। तो ये इसमें कहा गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख भी है। अब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। तो B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या माना है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो ये किसका स्टेटमेंट है, सुभाष कश्यप का। इन्होंने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी क्या है, अट्टालिका। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भी कहा है। तो संविधान को इन्होंने क्या कहा है, B.R. अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज
दस्तावेज कहा है। बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी व्याख्या जो दी गई थी इसमें वो हमने कंप्लीट किया। तो देखिए इसमें जो स्टेटमेंट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कथन है और इसमें क्वेश्चंस में पूछे भी गए हैं। तो चलिए हम एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण कथन इसमें बोले गए हैं। परिचय पत्र किसने कहा, N.A. पालिकीवाला ने। दीर्घकालिक सपनों का विचार अल्लादी कृष्णा स्वामी जो अय्यर हैं, और ये कौन थे, प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। तो दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। प्रस्तावना के बारे में है सारे कथन। तो परिचय पत्र N.A. पालिकीवाला, दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। जन्म कुंडली किसने कहा, तो डॉक्टर के.एम. मुंशी ने। संविधान का पवित्र दस्तावेज कहा B.R. अम्बेडकर ने। ये कहा ना पवित्र दस्तावेज B.R. अम्बेडकर ने। संविधान की आत्मा कहा डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने। और हाँ, संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव ने। सुभाष कश्यप ने कहा संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी क्या है, अट्टालिका। यह किसने कहा, सुभाष कश्यप ने। संविधान की आत्मा शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय कहा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। इन्होंने मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह हैं उन्होंने क्या कहा कि संविधान की आत्मा शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है। तो ये कहा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किसने कहा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान, ये जो प्रस्तावना है संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। संविधान की आत्मा तो सुभाष कश्यप। तो ये इस तरीके से हमारी ये जो है ये कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न कोश की ओर। और ये बताइए कि आप लोगों में से प्रस्तावना किसको किसको याद है। मेरे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए। और मेरे इसमें जो यूट्यूब चैनल है इसमें टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उस टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाता है, तो आप उसको एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये क्या है, एक प्रस्तावना दी गई है इसमें। देखिए तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज मतलब इसमें डॉट 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 करके इसमें आपकी डेट दी गई है, को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसमें आपको डेट बताना है कि ये कब यह अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। अब इसमें ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको जो हमारी प्रस्तावना थी उसको कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। तो इसका कौन सा आंसर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए इसकी व्याख्या फटाफट देख लेते हैं। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का क्या है, उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न मतलब ये एक्स की जगह क्या तिथि हम लिखेंगे, तो 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। दूसरा है भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो कह रहा कि इसमें भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। तो
ये कब की बात कर रहा है? 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और इसमें जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द थे, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो इसमें 26 जनवरी 1950 की अगर बात करेगा तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का। देखिए इसकी व्याख्या में कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान के तत्कालिक उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। और मैंने बताया था कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को इसमें कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब है 3rd नंबर का क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? कब 26 जनवरी 1950 को इसकी क्या थी? तो अब इसमें भी वही है क्वेश्चन, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 4था क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है, अभी हमने पढ़ा भी था पीछे। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका मतलब द प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनः स्थिति को समझने की क्या है? एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों, आदर्शों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। किसके? संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों और आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में क्या की है? इसने भूमिका निभाई है। जब भी किसी चीज़ की जरूरत होती है तो संविधान की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना को उठा लिया जाता है। संविधान की प्रस्तावना ने क्या है कि देश की नियति को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और इसे ही परिवर्तित करके क्या बना दिया गया? प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया उद्देशिका को। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। भारत के संविधान के प्रस्ताव में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। न्याय कितने प्रकार का? जो न्याय है वो कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 3-5 पहले आ जाएगा, इस तरीके से ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समानता 2 प्रकार की, भ्रातृत्व की जो भावना है वो 1 प्रकार की है। तो इस तरीके से 3, 5, 2, 1 का क्रम रहेगा और इसका ये ऑप्शन सही रहेगा। 6th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न गलत है। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसमें जनवादी, गणतंत्र। तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इनमें ये जो क्रम है ये किसी के सही नहीं है। तो चलिए इसको भी मूल्यांकन शायद बाहर किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें जो क्रम क्या है? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द जो हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के क्या करते हैं? स्वरूप का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द थे वो किसमें? मूल संविधान में नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से इसको किसको जोड़ा गया? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात जो संविधान में इन शब्दों का जो निर्धारित क्रम क्या हो गया? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। तो इस तरीके से इसका क्रम हो गया। नोट ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्या है? संविधान की प्रस्तावना में इस तरीके से उल्लिखित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। अब जनवादी मतलब जनवादी या पीपल जो शब्द है भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है। और यह शब्द किससे लिया गया है? तो ये चीन के संविधान से लिया गया है। कौन सा? जनवादी। तो ये भारतीय जो संविधान की उद्देशिका है, तो ये जो जनवादी है शब्द ये उल्लिखित नहीं है। ठीक, तो ये किस में है? तो चीन के संविधान में है ये। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां।
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो यही वाला इसका ऑप्शन सही होगा, सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक जो शब्द था वो कब जोड़े गए? तो पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक जो शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का। तो इसमें क्या है, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक शब्द का इसमें उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख है? तो पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर का, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। विचारानुसार क्रम देना है इनको। तो पहले क्या, सार्वभौमिक आएगा, फिर उसके बाद समाजवादी आएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। इस तरीके से आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो यह है 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द थे इनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के दौरान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द थे ये जोड़े गए। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या निजता। तो अभी हमने पढ़ा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द थे ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितनी बार क्वेश्चन पूछा, यूपीपीसीएस मेंस और उसमें पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? अभी मैंने पहले भी बताया। तो ये कौन सा है? संविधान की प्रस्तावना की तो बात कर रहे थे। तो इस तरीके से 12वें क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 13। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो बंधुत्व, संप्रभु और समानता या अखंडता। तो अखंडता, क्योंकि ये जो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो 1975 के बाद ही 76 होगा ना। और इसमें क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इस तरीके से अखंडता आपका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो अब इसमें बताना है। तो समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसमें ऑप्शन बताना है आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो चलिए चुनिए। तो इसमें समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इस तरीके से इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? देखिए, पहला वाला समाजवाद होगा और तीसरा होगा पंथ निरपेक्ष। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। 15 क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दी गई कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याययोग्य या जस्टिफिएबल नहीं है। इसका संशोधन नहीं। किसकी प्रस्तावना के बारे में है बात हो रही? संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसमें कह रहे हैं सही आपको बताना है। तो देखिए, इसमें पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव मतलब जो था ये 13 दिसंबर 1900 मतलब ऑब्जेक्टिव को ही उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। तो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। और स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। फिर इसकी प्रकृति न्याययोग्य नहीं है, जस्टिफिएबल नहीं है। तो ये सही है। और तीसरा है कि संविधान के प्रविष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो ये भी सही है। इसकी प्रकृति न्याययोग्य नहीं है, ये भी सही है। और पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका बना। तो ये भी सही है। तो इस तरीके से पहला, दूसरा और चौथा इसका
ये जो तीसरा गलत। चलिए हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य मतलब वो उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की क्या बना, उद्देश्य का बना। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे क्या नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। और इसकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति इसकी न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य इसकी प्रकृति नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, जो संविधान के विशिष्ट प्रावधान है उनको यह रद्द नहीं कर सकती। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। तो ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद आया था 1973 में, तो इसमें क्या कहा गया कि उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों में, जहाँ पे जरूरत हो तो वहाँ पे क्या किस मतलब जहाँ पे चीज़ें समझना है तो वहाँ पे स्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या किससे की जाती है, तो प्रस्तावना को माध्यम बना सकते हैं। तो उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है, उद्देशिका में जो संशोधन किया जा सकता है। तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें क्या जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह की थी व्याख्या। अब चलिए 16 क्वेश्चन में, भारत संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता। देखिए अभी विधिक स्वरूप की बात की गई थी ना, तो ये लागू नहीं किया जा सकता है। अब 17 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन किया गया था। अभी हमने कई बार इसको पढ़ चुके हैं, तो 42वां संविधान संशोधन इसमें किया गया था। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब है 19 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। अंगीकृत जब किया गया मतलब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जो सम्मिलित नहीं थे, ये हमको बताना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य। तो इसमें देखिए पहला वाला नहीं था समाजवादी, दूसरा भी नहीं था पंथ निरपेक्ष और तीसरा भी नहीं था अखंडता। इनको कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो इस तरीके से 1, 2 और 3 हो जाएगा आपका आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो फिर से वही क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब है 22 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान के आमुख मतलब वही प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है, आमुख भी कहा जाता है। तो भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसमें कह रहा है कौन सा आंसर, इसमें इसको कूट को चुनना है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए चारों सही है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी हैं उसके लक्ष्य। तो ये चारों इसके आंसर सही हैं। संविधान की प्रस्तावना के आमुख मतलब प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा मतलब को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, 27-23 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक क्या है, गणराज्य है। कारण आर क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और कारण इसमें कहा गया है क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का हमको क्या करना है, चुनाव करना है। तो इसमें आपका ए भी सही है, आर भी सही है और इसकी ये सही व्याख्या भी करता है। तो इसका
जो आंसर है वो देखते हैं। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन सही है, मतलब ए आर दोनों सही हैं और इसकी आर जो है ए की क्या करता है, सही व्याख्या भी करता है। इसमें है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो थे वो जोड़े गए। 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो हम भारत के लोग जो शब्द हैं उसी से क्या होती है, हमारी भारत की जो प्रस्तावना स्टार्ट होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ किससे होती है, हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से के शब्दों से शुरू होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, लौकिक क्या है, सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, हम भारत के लोग मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो किसमें, संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अब 26 क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है ये, ठीक। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से क्या है, मानव है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। मतलब सभी व्यक्तियों को उनके जो अधिकार हैं, मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उनको क्या होना चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। तो यही है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत किसका है, तो सार्वभौमिकतावाद के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात कर रहा है। भारत में अनेक धर्म है, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। भारत में कोई राज्य का क्या है, कोई धर्म नहीं है, तो ये सही है, डी नंबर है इसका। भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। मतलब सभी धर्मों को समान न्याय दिया, समान तरीके से देखा जाता है। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष या संघीय। तो संघीय जो है ये संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता है। परंतु जो फेडरल शब्द का जो प्रयोग है, संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ मतलब यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो आर्टिकल 1 में उसमें संघ की बात की जाती है। अब 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुता, लोक कल्याण। तो इसमें लोक कल्याण जो शब्द है वो इसके संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द है। तो इस तरीके से डी विकल्प इसका सही होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। तो ये जो है स्वतंत्रता इसमें हमारे संविधान में की प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना में किस किस की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति मतलब विचार प्रकट करने, अभिव्यक्ति का मतलब विचार प्रकट करना, तो अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, लेकिन धार्मिक न्याय की उसमें बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1970 के संविधान द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो सही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग जो थे ये नहीं थे। तो ये कब आया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। तो ये जो था ना वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन
ये जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है 1950 में मूल जो संविधान था उसका अंग नहीं था। ये 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके अधिनियम की धारा 2 द्वारा तो 3 जनवरी 1977 में इसको जोड़ा गया। 33 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, उद्देशिका ही क्या कहलाती है? भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए इससे 2008 में, 2006, 8, 12, 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है कि एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री, सुभाष कश्यप ने इसको संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका कहा है। नोट क्या है इसमें देखते हैं कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न का उत्तर क्या उद्देशिका मतलब प्रियम्बल को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अब यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न है तो इसका विकल्प क्या होगा? तो इसका विकल्प डी होगा। अब है 34 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? तो के एम मुंशी ने कहा है। तो के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ये बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है। बी.आर. अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? पवित्र दस्तावेज कहा है। और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का क्या किया था? गठन किया था। और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ये जो 7 सदस्य थे उन सभी के नाम बताइए। एक तो पहले 7 में से एक हो गए बी.आर. अम्बेडकर, 6 अन्य सदस्य कौन थे? तो उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका क्या है? संविधान का हिस्सा नहीं है। किसमें? तो ये बेरुवारी में था। और जब गोलकनाथ बनाम केरल राज्य का मामला 1973 में आया तो उसमें इसको अपनी उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया गया। तो बेरुवारी जो केस था 1960 में आया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का क्या नहीं है? हिस्सा नहीं है। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये वो मैंने बताया था ना कि अभी कौन सा था? गोलकनाथ बनाम केरल राज्य वाला जो मामला था। अच्छा सॉरी, इसमें कहा है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, या फिर इसका सी ऑप्शन है बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका सी ऑप्शन होगा बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्नगत वादों में से जो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता जो है संविधान का क्या है? मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका ने संविधान का भाग इसको मान लिया उद्देशिका को। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? केशवानंद भारती विवाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी जो तत्व हैं उन पर खड़ा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि हमारे संविधान का प्रसाद जो है उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को अगर हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही जाएगा, अर्थात संविधान वहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व या पहचान को क्या करेगा? यह खो देगा। यह इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बात कही है। अब है 39 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो क्या कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या किसमें की गई है? तो मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, यह संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है
तो इसमें है सी ऑप्शन आपका सही होगा कि मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अब इसकी चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसीलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया है। तो व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसीलिए संविधान में किसकी, बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना के जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में इसकी बात की गई है। तो मतलब इसकी व्याख्या जो है संविधान के आगे मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्य के जो अध्याय हैं उनमें भी इसकी बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना 41 है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन कौन से? तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की इसमें बात की गई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार क्या होंगे, प्राप्त होंगे। 42 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन कौन से न्याय प्रदान करने की बात की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करने की इसमें बात की गई है। 43 है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी बात की गई। तो संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय में से किसका उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी बात की गई है। तो 43 इसका आंसर हो गया। भारतीय संविधान के उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का क्या करते हैं, उपबंध करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका तो संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कि बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका क्या है, संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्री वेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को लड़ते हुए इसने दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जाती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब इसका अगला क्वेश्चन, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसको चुनना है। तो न्यायालय में लागू नहीं, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो इसको देखिए, तो इसमें कोई भी विकल्प इसमें तो नहीं है। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के आमुख को ही क्या कहा गया है? उद्देशिका। तो भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। इसमें क्या है कि सभी जो चारों कथन क्या है, सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल ओनली विशेषण स्रोत पर नहीं लगा है, इसीलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम मैक्सिमम कथन शामिल हो। तो इस दृष्टि से सी और डी समान रूप से चयन किए जाने योग्य हैं। तो इस तरीके से बताया गया है। 46 में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता सामाजिक जो समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी।
सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात की गई है। तो इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक था कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक होगा हमारी शासन प्रणाली। तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।